सलाम सभी को। और उम्मीद करता हूँ सभी का स्वास्थ्य और उनके परिवार के सभी सदस्य अच्छे से होंगे और अपना अध्ययन अध्यापन अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं, और जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम किसी को समझेंगे नहीं। तो इसी क्रम में एक और वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ इग्नू के विद्यार्थियों के लिए, जिनकी परीक्षाएं दिसंबर में होने वाली हैं या जुलाई में होने वाली हैं, और उनका यदि पेपर या प्रश्न पत्र बीपीएससी 131 है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपसे कुछ क्वेश्चनों की चर्चा और उनके संभावित जवाब को लेकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। यदि आपका भी ये पेपर है और पेपर के सूचना को सुनने के बाद आपके पास कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और आप किस और विषय के पेपर की वीडियो बनवाना चाहते हैं या चाहते इन्फॉर्मेशन मिले तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बीपीएससी 131 पेपर कोड की। बीपीएससी 132 का वीडियो बन चुका है, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ज़रूर उसको देख लीजिएगा यदि आपको ठीक ठाक लगे तो। पेपर का नाम है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। राजनीतिक सिद्धांत का परिचय मतलब थ्योरी होती है, पॉलिटिकल थ्योरी, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये आपका यदि पेपर है और मैं हिंदी में ही इसकी डिस्कशन आपसे करने वाला हूं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। और इस पेपर को आप पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं मेरे ब्लॉग पर जाकर। मेरे जो ब्लॉग मेरा है उस पर जाकर, ठीक है। अब मैं आपसे पेपर की चर्चा कर लेता हूँ। जो पेपर है इसमें एमसीक्यू नहीं, लिखित में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। कोविड का दौर चला गया है और पेपर ऑफलाइन ही होगा, सेंटर पे जाके आपको पेपर देना होगा। जो भी आपका सेंटर मिलेगा लगभग 8 या 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यदि आपके समक्ष 8 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे, और यदि आपके समक्ष 10 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में 4 या 5 क्वेश्चन होंगे और पार्ट 2 में भी 4 या 5 क्वेश्चन होंगे। अब पेपरों के संदर्भ में जो सवाल पूछे जाएंगे उसको ध्यान से सुनिए। पहला सवाल है, शक्ति के वैध उपयोग पर एक निबंध लिखिए। शक्ति यानी कि पावर का उपयोग आप पॉजिटिव रूप में करते हैं या नेगेटिव रूप में करते हैं, ये आपको स्पष्ट करना है। और साथ ही साथ इस शक्ति के प्रयोग को स्पष्ट करते हुए आपको राजनैतिक सिद्धांतों का भी प्रयोग करना है। अब आपके मन में सवाल उत्पन्न होना चाहिए कि राजनीति में सिद्धांत कहां से आ गए? राजनीति में ये सिद्धांत कहां से आ गए, इनकी थ्योरी कहां से आ गई? क्योंकि बिना राजनीतिक सिद्धांतों के आप किसी भी राज्य की व्यवस्था को संचालित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांतों के अभाव के बिना राज्य व्यवस्था एक राज व्यवस्था बन जाती है, और राज व्यवस्था जहां होगी वहां तानाशाही होगी, ठीक है। तो राज और राज्य, इस फर्क को ध्यान समझिएगा, ध्यान से सुन भी लीजिएगा कि आपको राजनीतिक सिद्धांतों की बात करनी है जो राज्य को अच्छे से चलाने में सहायक होते हैं, और उनको चलाने के लिए आपको शक्ति की आवश्यकता होती है। तो शक्ति का प्रयोग आप कैसे करेंगे, ठीक है, दंड की व्यवस्था करेंगे या किस प्रकार कार्रवाई की व्यवस्था करेंगे, ये सब बातों पर आपको निबंध लिखना है लगभग 500 शब्दों में, ठीक है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। राजनीतिक सिद्धांत मृत हैं, चर्चा कीजिए। ये कोट है ना, ये कोट कमेंट करके मुझे आप बताएंगे किस विचारक ने दिया है, किस विचारक ने इस कोट को दिया है कि राजनीतिक सिद्धांत मृत है। यानी कि आम भाषा में सवाल पूछ रहा है आपसे कि ये राजनीतिक सिद्धांत मर चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है, इस पर चर्चा कीजिए। यानी कि क्या राजनीति में अब किसी प्रकार के सिद्धांत की आवश्यकता बची है, और यदि नहीं बची है तो राजनीति बिना सिद्धांत के कैसे काम करेगी? मैंने पहले ही आपको बताया कि बिना राजनीतिक सिद्धांतों के राजनीति कार्य नहीं करती है, इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए। और जब से राजनीति की शुरुआत हुई है यूनान से, मिस्र से, तब से राजनीतिक सिद्धांतों का अस्तित्व रहा है। समय के साथ साथ इन सिद्धांतों में, थ्योरीज में परिवर्तन, चेंजेस होता रहा है, ठीक है। कमेंट करके ये बताइए कि कौन कौन से राजनीतिक सिद्धांत आपने पढ़े हैं और किसको समझने में आपको दिक्कत है, ताकि भविष्य में डिटेल में वीडियो इस पर बनाया जा सके, ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांत मर चुके हैं, अगर आप इसको मानते हैं तो आपको उदाहरण के साथ स्पष्ट करना होगा कि कौन कौन से राजनीतिक सिद्धांत मर चुके हैं और किन कारणों से मर चुके हैं। और यदि सिद्धांत का अस्तित्व नहीं है राजनीति में, तो राजनीति को चलाने की व्यवस्थाएं फिर
कैसे निर्मित होंगी, किन व्यवस्थाओं के आधार पर हम राजनीति को आगे बढ़ाएंगे या करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए ये जो सवाल है ना 8-10 सवाल है, 2 मिनट में पढ़ के मैं वीडियो समाप्त कर देता, लेकिन ये तो फिर वही हो गया कि तोते की तरह रटा और आपको बता, फिर मैंने आपको नया क्या दे पाया, है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से मिल जाएंगे, लेकिन मेन उद्देश्य वीडियो का यही कि आपको कुछ जवाब के लिए स्टडी मटेरियल भी प्राप्त हो सके थ्योरेटिकल रूप में। स्वतंत्रता के कुछ समकालीन विचारकों की चर्चा कीजिए। आज़ादी वाली नहीं, स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम। एक आज़ादी भारत को राजनीतिक रूप से 1947 में मिली थी, लेकिन उससे कई वर्षों पहले भारत को धार्मिक आज़ादी मिली, उससे कई वर्ष पहले आर्थिक आज़ादी मिली, उससे कई वर्ष पहले जाति से वर्ण से आज़ादी मिली, है ना। तो ये जो आज़ादियाँ मिलती रही हैं, समय के साथ साथ समाज के लोगों को इनकी चर्चा करनी है आपको, लेकिन विषय क्या कहता है, विषय को समझिए। विषय कहता है स्वतंत्रता के कुछ समकालीन विचारों की चर्चा कीजिए। विचार शब्द है, विचारक नहीं है, विचार है, विचारक नहीं है। आपको किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करनी है, आपको फ्रीडम्स जो स्वतंत्रता है उसके क्या विचार है उनकी चर्चा करनी है, उनके मूल्यों की चर्चा करनी है, और वो भी समकालीन संदर्भ में, आपके मेरे समय के समकालीन। ठीक है, आदिकाल, मध्यकाल, प्री हिस्ट्री कहीं नहीं जाना है, आपको वर्तमान दौर में रहते हुए अपनी बातों को स्पष्ट करना है और केंद्र में रखना है आपको स्वतंत्रता, और उसके भी केंद्र के आधार में होना चाहिए राजनीति। तो पूरा शब्द जो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया मैं ऐड कर देता हूं, क्वेश्चन में पूरा शब्द है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता, या कहें कि राजनीति में शामिल होने के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता है, या यदि आप स्वतंत्र हैं तो राजनीति में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज को समझिए। अगला सवाल है, समानता और स्वतंत्रता के अंतर संबंधों का परीक्षण कीजिए। अंतर संबंध यानी कि एक दूसरे से क्या ये दोनों क्या हैं, बातें हैं, विषय हैं, समस्या हैं, अधिकार है, कर्तव्य, क्या है, कमेंट करके बताइएगा। कि राजनीतिक के आधार पर आपको स्वतंत्रता और समानता के अंतः संबंधों का परीक्षण करना है। कोई आलोचना नहीं करनी है, समालोचना नहीं करनी है, आपको केवल अपने विचार रखने हैं, और क्वेश्चन में कहीं ये नहीं कह रहा है कि आपको किसी एक का पक्ष, एक का विपक्ष, यानी कि आपको कोई सकारात्मक या नकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव बातें कहनी है। ये केवल आपसे परीक्षण करने को कह रहा है। परीक्षण पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकता है, लेकिन आपको किसी एक विशेष निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना है, और आधार में रहेगा स्वतंत्रता और समानता, जो भारतीय संविधान में भी इसको स्थान दिया गया है मौलिक अधिकारों में। इसको आप अच्छे से समझते भी हैं और अच्छे से आप इसका यूज भी करते होंगे अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, तो आपको दोनों के अंतर को नहीं बताना है, ध्यान रखिएगा। अंतः संबंध है, उसमें रा एक्स्ट्रा कर दिया। ठीक है, अंतर संबंधों की आपको परीक्षण करना है, स्वतंत्रता और समानता। और याद रखिएगा, जब स्वतंत्रता और समानता की बात करेंगे तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 का प्रयोग करना पड़ेगा भारतीय संविधान का, क्योंकि आर्टिकल 15 आपको समानता देता है, फिर आर्टिकल 19 आपको स्वतंत्रता देता है। ठीक है ना, इन बातों को अपने सवालों में के जवाब में शामिल कीजिएगा ताकि आपका जवाब और बेहतर हो सके। क्वेश्चन का पहला पार्ट ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट में और देखते हैं इसमें क्या सवाल है। जो भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे सभी लगभग 20 से 25 नंबर्स के होंगे और 500 शब्दों, 450 भी कर सकते हैं, 550 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, 500 शब्द का अगर आपसे लिखित में पूछा जाए तो पेज भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछले 5-6 सालों से इग्नू के पेपर चेक कर रहा हूँ, मिल जाते हैं, कहीं से व्यवस्थाएं कर देते हैं लोग, तो बच्चों के सवाल के जवाब भी पढ़ते हैं। आप लोग पेज मत भरिएगा, क्योंकि लिखते वक्त सोचना पड़ता है और आपको ये लगता होगा कि पेपर चेक करने वाला मूर्ख है कि ऊपर की 4 लाइनें पढ़ी, नीचे की 4 लाइनें पढ़ी, बीच की भागवत कथा पर ध्यान नहीं देता शिक्षक। इस गलती को मत कीजिएगा। वो शिक्षक है, आपसे ज़्यादा अनुभव है और आपसे ज़्यादा उसकी आयु भी हो सकती है, तो उनके ज्ञान को मत परखिएगा। हाँ, फेस टू फेस कभी किसी शिक्षक से मुलाकात हो पाए तब करिए, उनसे शास्त्रार्थ संवाद करिए अपने इन्फॉर्मेशन के आधार पर। ज्ञान तो हम सभी ले ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत क्या है, विस्तार से बताइए। अब देखिए, न्याय, जस्टिस, राजनीति में
बहुत से दार्शनिकों ने, बहुत से विचारकों ने बहुत सारी थ्योरीज दी है, यानी कि सिद्धांत दिए हैं, ठीक है ना। आपको बहुत से नाम याद भी होंगे, अरस्तु है, प्लेटो है ना, कार्ल मार्क्स है, गांधीवाद है, मार्क्सवाद है, अम्बेडकरवाद है, बुद्धिज्म है, तो ये सब सिद्धांत विचारक थ्योरियां हैं। तो उसमें से एक सिद्धांत का पूछा गया है न्याय, न्याय सिद्धांत, और उसको ही बताना है आपको जॉन रॉल्स के साथ। जॉन रॉल्स कौन है ये मैं तो आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतना समय नहीं है और ये मंच भी नहीं है, किताबें आपने ढेरों पढ़ रखी हैं, ठीक है। तो आपको न्याय के सिद्धांत की बात करनी है, और जब न्याय के सिद्धांत की बात करेंगे उसके भी केंद्र में रहेगी राजनीति, और उसका सारा आसपास रहेगा राजव्यवस्था, समानता, स्वतंत्रता, नियम कानून जो भी हैं, पूरी अर्थव्यवस्था, सब उसके केंद्र में रहेंगे। राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, इन सभी बातों को केंद्र में रखकर आपको न्याय के सिद्धांत की बात करनी है। संदर्भ आप भारत का भी ले सकते हैं, भारत से बाहर का भी ले सकते हैं, और वैसे भी ये जो व्यक्ति है, सिद्धांतकार है, ये भारत से बाहर के हैं। कमेंट करके बताइएगा कौन से देश के हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आप अपने देश का एग्जाम्पल लें, आप किसी भी देश की राज्य व्यवस्था का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं पहले ही बता रहा हूं, राज नहीं, राज्य व्यवस्था की बात हो रही है पूरे संपूर्ण पेपर में, क्योंकि राज्य व्यवस्था केवल राजनीति के केंद्र में होती है। राजतंत्र है तो वहां कौन सी राजनीति, राज्य होगा तभी राजनीति हो सकती है। राजतंत्र में राजनीति संभावित नहीं, अगर होगी तो वह तानाशाह बन जाएगी, मैंने आपको पहले ही बताया। अगला क्वेश्चन है 2 मिनट और लगेंगे, सॉरी 5 मिनट कर लीजिएगा। अधिकार के मार्क्सवादी उपागम की व्याख्या कीजिए। जब सवाल पूछा जाता है ना पेपर में, उसके शब्दों को समझिए। पहले तो जो वाक्य में शब्द प्रयोग किए उसको समझिए, और देखिए वाक्य में कौन कौन से मुख्य शब्द हैं, कीवर्ड्स हैं, उसी में आपके सवालों के जवाब छुपे हैं, और अपने सवाल के जवाब को उसी के परिधि के आसपास आपको तैयार करना है। इसमें सवाल है कि शब्द है इसमें उपागम, फिर है अधिकार, और फिर है मार्क्सवादी। 3 चीज है आपके समक्ष, उपागम, मार्क्सवादी, अधिकार। यानी कि सवाल में आपको सबसे पहले अधिकारों की बात करनी है, अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट्स। फिर आपको मार्क्सवादी, मार्क्सवादी यानी कि कार्ल मार्क्स, समझ रहे हैं ना, कार्ल मार्क्स के क्या विचार हैं अधिकार के संदर्भ में। जैसे कि ऊपर एक जस्ट क्वेश्चन आया था ना कि जॉन रॉल्स के न्याय का सिद्धांत क्या है, यानी कि न्याय के संदर्भ में, न्याय सिद्धांत के संदर्भ में जॉन रॉल्स क्या सोचते समझते हैं, ये आपको बतलाना था। और इस वाले क्वेश्चन में आपको स्पष्ट करना है कि मार्क्स, कार्ल मार्क्स नहीं, जो कार्ल मार्क्स को मानते हैं, उनके विचारों को मानते हैं, कार्ल मार्क्स के विचारों से जो लोग प्रभावित हैं, उनको आज भी फॉलो करते हैं, उनका क्या मानना है अधिकार के संदर्भ में। फिर से समझिए, कार्ल मार्क्स को मानने वाले, कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाले, कार्ल मार्क्स के अनुयायी, चाहे कोई पार्टी के लोग हों, इंडिविजुअल हों, संस्था के लोग हों, उनका क्या विचार है अधिकार नामक इस सिद्धांत के संदर्भ में। बहुत बड़ा विषय है ये अधिकार, और अधिकार सभी को दुनिया में सबसे पहले चाहिए, लेकिन अधिकार के सबसे पहले जो चीज आती है वो होती है कर्तव्य। उसको हम स्पष्ट तक नहीं करना चाहते, स्पर्श नहीं करना चाहते, ना ही स्पर्श और ना ही स्पष्ट, ठीक है। तो पहले कर्तव्य आता है, हम पहले कर्तव्य का पालन करेंगे तो अधिकार मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। अगर आप मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं, अगर आप अपनी कक्षा में अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से रिजल्ट आता है, तो ये आपका कर्तव्य है, और इसी अच्छे परिणाम की बदौलत आपको अधिकार मिल जाएगा। यानी कि हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, आपकी सैलरी बढ़ जाए, आपका इंक्रीमेंट और ज्यादा हो जाए। यानी कि कर्तव्य करेंगे तो अधिकार तो मिल ही जाएगा। यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि मार्क्सवाद में के मानने वाले लोग, मार्क्सवादी लोग अधिकार के संदर्भ में क्या विचार विमर्श रखते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। और तीसरा शब्द है उपागम। उपागम, उपागम से कंफ्यूज मत होइएगा। उपागम में आपको इस मार्क्सवादी विचारकों के द्वारा अधिकार को कई भागों में, कई पार्टों में डिवाइड कर दिया है। उपागम का मतलब होता है भाग, चैप्टर, पार्ट, डिवाइडेशन, उसको भी स्पष्ट करते हुए चलना है। आपने राजनीतिक सिद्धांत की थ्योरी नामक पुस्तकें पढ़ी होंगी तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। नहीं तो एनसीईआरटी की पढ़ लीजिए 9th to 11th, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किताबें तो और भी हैं, ज़्यादा मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अगला सवाल एक और है, जेंडर से आप क्या समझते हैं समझाइए। जेंडर,
अब जैसे मैंने जेंडर बोला ना, आप लोग कहेंगे सर जेंडर एक आप और एक मैं, यानी कि मैं मेल और आप फीमेल, या मैं मेल आप भी मेल। ये जेंडर नहीं होता है। दिमाग में अगर ये कचरा पहले से है, इसको निकाल के कहीं डाल आइए और किसी को उठाने मत दीजिएगा। जेंडर का मतलब मेल और फीमेल नहीं होता है, ठीक है। जो मेल फीमेल की बात करते हैं उसको हम सेक्स बोलते हैं। सेक्स क्या है आपका मेल। जेंडर का मतलब समझ लीजिए, और क्वेश्चन बस यही है, 25 नंबर क्वेश्चन है, जेंडर से क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। अब आपके समक्ष 25 नंबर हैं, 500 से 600 शब्द आपको लिखने हैं, 4 से 5 पेज आपको पन्ने लिखने हैं। पेज नहीं बता रहा हूँ, पन्ने बता रहा हूँ आपको लिखने हैं। अगर आपके घर में 3 बहनें हैं, 1 भाई है ना, या आपके घर में 3 भाई हैं, 1 बहनें हैं, तो जो अल्पसंख्यक है ना, उसके ऊपर यदि ज्यादा बर्डन पड़ रहा है और इसीलिए पड़ रहा है कि वह एकमात्र है, तो इस प्रकार का भेदभाव यदि आप अपने घर में, अपने समाज में, आसपास कहीं देखते, सुनते, समझते हैं, इसी को बोलते हैं जेंडर असमानता, या फिर जेंडर के आधार पर किसी से भेदभाव करना, या फिर जेंडर के आधार पर किसी का शोषण भी होता है। इसको ऐसे समझिए, आप लोग जब किसी, मान लीजिए मैं दिल्ली में हूँ वर्तमान में, आप दिल्ली में बस में सफर करते होंगे, है ना, या मेट्रो में सफर करते होंगे, तो बस के अंदर और मेट्रो में कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई हैं फीमेल्स के लिए। अच्छी बात बुरी बात ये आप लोग जानते होंगे। लेकिन यदि कोई फीमेल किसी मेल सीट पर बैठ जाए, कोई फीमेल किसी मेल सीट पर बैठ जाए, या फिर कोई मेल किसी फीमेल सीट पर बैठ जाए, उस पर आपत्ति सभी जताते हैं या जतानी भी चाहिए। लेकिन कोई मेल होते हुए भी फीमेल की सीट पर बैठ जाए और अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करे, तो यहाँ आप ये कहेंगे, कहते भी हैं लोग कि महिलाओं को हर जगह सुविधाएं मिल रही हैं, आरक्षण मिल रहा है ना, कहते हैं ना। लेकिन आप जब ये कहते हैं ना, तो इसमें आप अपने को भी शामिल कीजिए, अपने परिवार के सदस्यों को भी शामिल कीजिए। इसका मतलब आप उसको तो इग्नोर करेंगे, सामने वाले को नहीं। यानी कि एक लिंग विशेष के आधार पर आपको ये कहा जाए कि इस काम को आप मत करिए, ये काम आपके करने के लायक नहीं है, और अगर आप लड़का होते तो इस काम को अच्छे से कर सकते थे, और अगर आप लड़की होती तो इस काम को अच्छे से करने की, जो ये शब्द ना होते या होना, जैसे कि घर में 5 लड़के हैं, आपको चाहे एक लड़की की है, आपने बच्चे पैदा कर, यानी कि लड़की की चाह में अपने लड़कों को पैदा कर दिया, या फिर लड़कों की चाह में लड़की को पैदा कर दिया। यानी कि इस प्रकार की सोच, मानसिकता, व्यवहार, और ये असमानता ही है जेंडर असमानता। और इसी जेंडर वाले कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है इस सवाल के जवाब। जब आप इस जेंडर वाले सवाल के जवाब को फेस करेंगे या करेंगी, तो याद रखिएगा, इसके अंदर मेल, फीमेल, टीजी, एलजीबीटीक्यू चारों की बात करिएगा। मेल को आप जानते हैं, फीमेल को जानते हैं, टीजी का मतलब बता देता हूं, ट्रांसजेंडर, जिसको हम किन्नर या छक्का या हिजड़ा बोलते हैं, और एक चौथा मैंने आपको बताया एलजीबीटीक्यू। इसके अंदर 2 मुख्य वर्ग आते हैं, एक लेस्बियन और एक गे। लेस्बियन का मतलब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके बताइएगा, और नहीं मालूम है मैं डिटेल में एक वीडियो अगर आप चाहेंगे तो मैं बना दूंगा। तो फिर से बता दूं कि जेंडर से आप क्या समझते हैं इस सवाल में, आपको मेल की, फीमेल की, ट्रांसजेंडर की और एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के इन चारों समाज के वर्गों की बात करनी है। यदि आप इसको नहीं छुएंगे तो आपके सवाल का जवाब अधूरा रह जाएगा। एक एडिशनल करंट चीज आपको बता दूं, 2018 में भारत सरकार ने टीजी, ट्रांसजेंडर अधिनियम को पास कर दिया है, और 2020 से लागू भी हो चुका है। तो टीजी कम्युनिटी के लोग हों, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोग हों, भारतीय संविधान में एक जो अधिकार सामान्य नागरिक को दिए गए हैं, उसमें से बहुत से अधिकार इन दोनों ही वर्ग के लोगों को दे दिए गए हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जानना आपको है, लिंक मैंने आपको दे दिया है, संकेत कर दिया है। तो आज मैंने आपसे बात करी इग्नू में संचालित होने वाला एक पाठ्यक्रम बीपीएससी कोड नंबर 131 जो प्रश्न पत्र है उसके विषय में।
यदि आपके पास भी कोई सवाल हो इसी प्रकार का या किसी और विषय के पेपर की आप चर्चा चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी नामक पेपर की हमने चर्चा की और बीपीएससी कोड नंबर 132 का वीडियो पहले ही बन चुका है, 131 का आपने देखा है। अगली बार बात करेंगे बीपीएससी 133 और उसके बाद 134 की, यानी कि सारे सब्जेक्ट को कवर करके फिर अगले फील्ड में जाएंगे। उसके बाद हो सकता है हिस्ट्री की बात करी जाए, ठीक है ना। तो आपका भी कोई पेपर छूट रहा है, कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताइएगा, तो आपके लिए भी कुछ वीडियो बन जाएंगे, ठीक है। आपका अपनों का और आपके अपनों के अपनों को मेरा नमस्कार कहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, पुस्तकों का, पुस्तकालयों का और शिक्षकों का भी ख्याल रखिएगा। ये तीनों यदि सुरक्षित रहेंगे तो देश कितना भी नीचे हो ऊपर उठ ही जाएगा। और ये प्रयास आपको और हमको दोनों को करना है और उसके आधार में रखनी है शिक्षा। और शिक्षा शिक्षित होकर ही प्राप्त होती है और शिक्षा का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब उस शिक्षा का आदान प्रदान एक दूसरे के मध्य हो सके, ठीक है।